हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण और एक्सेस इंगेशन के कारण बॉडी के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, फॉस्फेट, सल्फेट, इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वह उनके शरीर में जमा होते रहते हैं। इन सब्सटेंसेस को पार्शली या फिर टोटली बॉडी से बाहर निकालना भी बहुत आवश्यक होता है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। जो अमोनिया होता है वह सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसे बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर वाटर लगता है, जबकि जो यूरिक एसिड होता है वह बहुत कम टॉक्सिक होता है और यह बहुत कम वाटर के लॉस के साथ ही बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। अमोनिया को एक्सक्रीट करने की जो प्रोसेस है उसे हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं। बहुत सारी जो बोनी फिशेज होती हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं और कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, वह नेचर में अमोनोटेलिक होते हैं। सीधा सा मतलब है कि ऐसे एनिमल्स जो कि अमोनिया के रूप में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं, वह अमोनोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। मेमल्स, एम्फीबियंस और जो मरीन फिशेस होती है वह यूरिया के रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालती है, इसलिए ऐसे एनिमल्स को यूरियोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। वैसे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में अमोनिया ही इनकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, पर वह लीवर के अंदर जाकर यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। इस कारण इनकी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है वह यूरिया के रूप में निकलता है, इसलिए इन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। इसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, स्नेल्स हैं, ये इंसेक्ट होते हैं, ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसलिए इन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लेडर और एक यूरेथ्रा पाए जाते हैं। ये सब मिलकर ह्यूमन का यूरिनरी जो सिस्टम है उसका फॉर्मेशन करते हैं। जो किडनी होती है वो रेडिश ब्राउन होती है, बीन शेप्ड उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो प्रत्येक किडनी होती है वह 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी, 5 to 7 सेंटीमीटर चौड़ी, 2 to 3 सेंटीमीटर मोटी होती है और इसका एक एवरेज वेट 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम के बीच में होता है। जो किडनी होती है उस किडनी की जो इनर कॉन्केव सरफेस होती है वहाँ एक नॉच पाया जाता है जिसे कि हाइलम कहते हैं। इस हाइलम के थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स सब किडनी के अंदर एंट्री करते हैं। हाइलम की इनर साइड पर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक चौड़ा फनल शेप्ड स्पेस दिखाई देता है जिसे रीनल पेल्विस कहा जाता है। किडनी की जो आउटर लेयर होती है वह टफ कैप्सूल की बनी होती है। किडनी के अंदर 2 टाइप के जोन पाए जाते हैं, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा होता है इनर मेड्यूला। अब जो इनर मेड्यूला होता है वह कुछ कोनिकल मॉसेस मतलब कि मेड्यूलरी पिरामिड्स में यहाँ पर डिवाइड होता है और जो कॉर्टेक्स होता है वह इन मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में भी पाया जाता है जिसे कि रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ बर्टीनी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें कि हम नेफ्रॉन कहते हैं और ये नेफ्रॉन ही किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल।
जो ग्लोमेरुलस होता है वह कैपिलरी का एक गुच्छा होता है जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा बनता है। और ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड होता है उसे इफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा उससे दूर ले जाया जाता है। अब हम बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल की। तो जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वह रीनल ट्यूब्यूल उस रीनल ट्यूब्यूल की जो शुरुआत होती है वह एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से होती है। उस डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर को बोमन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है और यह बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस को घेर कर रखता है। ग्लोमेरुलस के साथ बोमन कैप्सूल के इस जॉइंट स्ट्रक्चर को मेल्पिघियन बॉडी या रीनल कार्पस सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब जो रीनल ट्यूब्यूल है, बोमन कैप्सूल के बाद जो रीनल ट्यूब्यूल है वह आगे की ओर जाकर एक हाईली कॉइल्ड नेटवर्क बनाती है जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिससे शॉर्ट में हम पीसीटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमें एक हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे कि हम हेनले का लूप बोलते हैं। इसमें 2 टाइप की लिम्ब होती है, एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होती है असेंडिंग लिम्ब। ठीक है। अब जो असेंडिंग लिम्ब होती है वह आगे चलकर एक और हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन बनाती है जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। और यह जो डीसीटी होती है यह एक स्ट्रेट ट्यूब जिसे कि हम कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं उसके अंदर जाकर खुलती है और यह कलेक्टिंग डक्ट जो रीनल पेल्विस होता है उस रीनल पेल्विस में जाकर ओपन होती है। अब देखिए जो इफरेंट आर्ट्रियोल होती है वह ग्लोमेरुलस से निकलकर एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का वहाँ पर एक नेटवर्क बना देती है। ठीक है, यहाँ पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाती है। ठीक है, अब ये जो जाल होता है यह नेटवर्क आगे चलकर जो हेनले का लूप होता है उसके पैरेलल एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे कि ये हेनले लूप के पैरेलल एक वहाँ पर कैपिलरीज के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, तो इस स्ट्रक्चर को वासा रेक्टा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन के फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन एंड नंबर 3 सिक्रेशन। और ये सभी प्रोसेस नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में होती है। देखिए जो फर्स्ट स्टेप होती है यूरिन फॉर्मेशन की वह है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। अब देखिए जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर होता है उसके कारण ब्लड का फिल्ट्रेशन 3 लेयर्स से होता है। फर्स्ट लेयर होती है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम, सेकंड होती है बोमन कैप्सूल्स की एपिथीलियम और थर्ड होती है इन दोनों लेयर के बीच में पाए जाने वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जो बोमन कैप्सूल की एपिथेलियल सेल्स हैं जिन्हें कि पोडोसाइट्स कहा जाता है वह एक ऐसे इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती है जिससे कि उनके बीच में कुछ स्पेसेस वहाँ पर छूटे हुए दिखाई देते हैं। इन स्पेसेस को वहाँ पर फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स कहा जाता है। ब्लड इस मेम्ब्रेन से बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर फिल्टर हो जाता है और प्लाज्मा के लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटीन को छोड़कर, ठीक है, प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वह बोमन कैप्सूल के ल्यूमन में चले जाते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की। तो किडनी पर मिनट में जितना फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करती है, मतलब जो फिल्ट्रेट का जितना अमाउंट वो बनाती है उसे कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब जो ये GFR होती है यह एक हेल्दी इंडिविजुअल में 125 ml पर मिनट होती है। इसका मतलब कि 180 लीटर
जो फिल्ट्रेट होता है वो पर डे एक हेल्दी इंडिविजुअल के द्वारा बनाया जाता है, उसकी किडनी के द्वारा बनाया जाता है। अब जो किडनी होती है उसमें GFR को रेगुलेट करने की एक इनबिल्ट मैकेनिज्म पाई जाती है। ऐसी ही मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म यहाँ पर होती है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है जिसे हम शॉर्ट में JGA कहते हैं, यह एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और एफरेंट आर्ट्रियोल में उनके कांटेक्ट की जो लोकेशन होते हैं उनमें सेल्यूलर मॉडिफिकेशन के द्वारा बनता है। ठीक है, जब भी GFR में फॉल आता है तो जो JG सेल्स होती हैं वह रेनिन को रिलीज करती है, और जैसे ही ये रेनिन को रिलीज करती है वह ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को रिलीज कर देता है, और जो GFR होता है वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। अब देखिए, हमारी जो किडनी होती है वह पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, पर डे हम केवल यूरिन जो है वो केवल 1.5 लीटर यूरिन को ही हम रिलीज करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 99% फिल्ट्रेट होता है, ठीक है, वह 99% फिल्ट्रेट वापस से रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा रीएब्जॉर्ब्ड कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को रीएब्जॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है। और जो नेफ्रॉन के जो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, नेफ्रॉन के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनकी जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं वह एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को यह परफॉर्म करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, है ना, ये सब जो है फिल्ट्रेट में से एक्टिवली रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं, जबकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको पैसोड के द्वारा यहाँ पर रीएब्जॉर्ब किया जाता है। अब देखिए, यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जो ट्यूबुलर सेल्स होती है वह कुछ सब्सटेंसेस का भी सिक्रेशन करती है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन यहाँ यूरिन फॉर्मेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होती है, क्योंकि इसके द्वारा बॉडी फ्लूइड्स का जो एसिड बेस बैलेंस है और उसका जो आयनिक मेंटेनेंस है वह यहाँ पर बना रहता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स की, कि ट्यूब्यूल्स के क्या फंक्शन होते हैं। मेन 4 ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर: प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT, हेनले लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT और कलेक्टिंग डक्ट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे PCT के बारे में। तो जो PCT होती है वह उसमें एक क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, एक सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है जो कि रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। ठीक है, और लगभग सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और लगभग 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर इस सेगमेंट के द्वारा, इस हिस्से के द्वारा ही रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। PCT pH और बॉडी फ्लूइड्स का जो आयनिक बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करने का काम करती है। यह यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया, पोटेशियम आयंस, इन सबको फिल्ट्रेट में यहाँ पर रिलीज करती है, और जो बाइकार्बोनेट होता है उसको इसमें से एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरीके से यह बैलेंस को बनाकर रखती है। सेकेंड बात करते हैं हम हेनले के लूप की। तो जो हेनले में दो लिम्ब होती है, एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होती है असेंडिंग लिम्ब। तो जो असेंडिंग लिम्ब होती है उसमें रीएब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। हालांकि यह जो रीजन है, यह जो क्षेत्र होता है, यह मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो हाई ऑस्मोलैरिटी होती है उसको बनाए रखने का काम करता है। देखिए, जो हेनले के लूप की डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो वाटर के लिए परमिएबल है, बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होती है। इसलिए क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट कंसनट्रेट हो जाता है वह नीचे की ओर बैठ जाता है। अब असेंडिंग लिम्ब जो है यहाँ पर जस्ट अपोजिट होती है, वह वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, पर इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्टिवली या पैसिवली दोनों ही तरीके से, किसी भी तरीके से यहाँ पर उसका ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है। तो इससे क्या होता है कि जो
कंसनट्रेट फिल्ट्रेट होता है जब वह ऊपर की ओर जाता है तो वह क्या होता है, मेडुलरी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स के पैसेज के कारण डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि मेडुलरी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स मूव कर जाते हैं और यह ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी ट्यूब की, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब कि DCT। देखिए जो DCT होती है वह सोडियम आयन और वाटर का यहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करती है। DCT बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन में भी कैपेबल होती है और यह हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन और यहाँ पर अमोनिया, इन सब का सिलेक्टिव सिक्रेशन करके जो ब्लड में सोडियम पोटेशियम बैलेंस होता है उसे और पीएच को मेंटेन रखने का काम करती है। फोर्थ नंबर की जो ट्यूब है वो होती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट एक लंबी ट्यूब होती है जो कि किडनी के कॉर्टेक्स रीजन से होती हुई जो इनर पार्ट होता है मेड्यूला का वहाँ तक स्थित होती है। वाटर का एक लार्ज अमाउंट इस कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा ही यहाँ पर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि यूरिन और भी ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। और यह जो सेगमेंट होता है, मतलब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, यह यूरिया के एक स्मॉल अमाउंट को मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में वहाँ पर जाने देती है, उसके पैसेज को अलाउ करती है, जिससे कि एक ऑस्मोलैरिटी बनी रहती है। ठीक है। और जो यहाँ पर ये क्या करती है कि हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का भी सिलेक्टिव सिक्रेशन करके ब्लड के अंदर आयोनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करने का काम करती है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक अभी रिवीजन को हमारे आगे बढ़ाएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मिक्चुरेशन, इनके बारे में वहाँ पर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।